नमस्कार, टीवी9 भारतवर्ष पर आप सभी का बहुत स्वागत है। मेरा नाम गौरव अग्रवाल है। आप देख रहे हैं अड़ी, क्योंकि हमें है देश की पड़ी। गाजा की जंग हर दिन भीषण होती जा रही है। इस युद्ध के बीच दो बहुत बड़े सवाल पैदा होते दिख रहे हैं। पहला, क्या गाजा के लिए दुनिया भर के मुसलमान एक होंगे? और दूसरा, क्या इजराइल में मचेगा परमाणु घमासान? ये दो सवाल आज अपने इस शो में हम उठाएंगे और इनका जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये दो बहुत बड़ी खबरें हैं। लेकिन गाजा में इजराइल और हमास की जंग के बीच कुछ देशों में खलीफा बनने की होड़ मची हुई है। पहले इसकी बात करते हैं। इन देशों में एक बड़ा नाम है तुर्की का, जिसके राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन ने इजराइल के खिलाफ बहुत बड़ी बात कह दी है। तुर्की के राष्ट्रपति ने मुस्लिम देशों से इजराइल के खिलाफ मिलकर जंग लड़ने को कहा है। उन्होंने अपील की है। इतना ही नहीं, एर्दोगन ने तो यहां तक कह दिया कि इजराइल के खिलाफ संयुक्त सेना बनाने के लिए तुर्की अपना योगदान भी देने को तैयार है। जाहिर है, एर्दोगन की इस अपील का मकसद गाजा की जंग को इजराइल बनाम मुस्लिम देश करना है। तुर्की के राष्ट्रपति ने गाजा में इजराइल के हमले को जल्द से जल्द रोकने की अपील भी की है। उन्होंने बेहद सख्त लहजे में कहा कि ऐसा लगता है कि इजराइल ने अपना आपा खो दिया है। एर्दोगन ने इजराइल को युद्ध अपराधी बताते हुए उसे इंसाफ के कटघरे में खड़ा करने की बात भी की है। उन्होंने गाजा में इजराइल के युद्ध अपराधों में अमेरिका और यूरोप के शामिल होने का आरोप भी लगाया है। तो जब इतनी बड़ी बड़ी बातें ये कर रहे हैं जनाब, तो आइए आपको बताते हैं कि रेसेप तैयब एर्दोगन है कौन और वो क्या उनका प्रोफाइल है। जरा बिग वॉल पर आपको बताते हैं। देखिए, लगातार तीसरी बार तुर्की के राष्ट्रपति चुने गए हैं। इससे पहले वो एर्दोगन लगातार 3 बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं। तुर्की पर लंबे समय तक शासन करने के मुस्तफा कमाल अतातुर्क के रिकॉर्ड को तोड़ चुके हैं। एर्दोगन दुनिया भर में मुसलमानों के मुद्दे पर काफी मुखर रहते हैं। यह बात अब पूरी दुनिया जानती है कि एर्दोगन की चाहत है कि वो मुस्लिम देशों के सबसे बड़े नेता बने। तुर्की के नेटो का सदस्य होने के बावजूद उन्होंने रूस यूक्रेन की जंग में पश्चिमी देशों के उलट भी रुख अपनाया था। तो तुर्की ही नहीं, ईरान भी गाजा की जंग में इजराइल के खिलाफ मुस्लिम देशों को लामबंद करने में जुटा हुआ है। आज ही अंकारा में तुर्की और ईरान के विदेश मंत्रियों की एक बैठक होनी है। इस बीच ईरान के सबसे बड़े धार्मिक नेता ने बड़ा बयान दिया है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनी ने कहा है कि फौरन गाजा पर बमबारी रुकनी चाहिए। मुस्लिम देशों को इजराइल को तेल और खाने पीने की चीजों की आपूर्ति रोक देनी चाहिए। मुस्लिम देशों को इजराइल से आर्थिक रिश्ते भी नहीं रखने चाहिए। तुर्की की तरह ही ईरान के भी सर्वोच्च नेता ने मुस्लिम देशों से इजराइल के खिलाफ एकजुट होने की अपील की है। अब ये जो सवाल है कि ये जो तुर्की और ईरान अपील कर रहे हैं, क्या ये वाकई हो रहा है? क्या यमन ने जिस तरह से वॉर का अनाउंसमेंट कर दिया, क्या यमन ने जिस तरह से ऐलान कर दिया, जिस तरह से हूती, हिजबुल्लाह, हमास सब एक साथ इजराइल को निशाना बना रहे हैं, क्या दूसरे बड़े देश, बड़े मुस्लिम देश अब तुर्की या ईरान की अपील मानकर साथ आएंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और अगर आते हैं तो फिर इस जंग का क्या रूप हो जाएगा, यह बहुत डरावना हो सकता है। इसी बीच एक बड़ी खबर, ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनी की धमकी, गाजा पर इस्लामिक देशों को फैसला करना होगा। इस्लामिक देशों को इजराइल के हमले रोकने होंगे। यहूदी देश में तेल और खाने का निर्यात बंद करना होगा। यहूदी देश से आर्थिक सहयोग बंद करें इस्लामिक देश, ये ईरान ने कहा है। इसी बीच इजराइल हमास जंग से एक बड़ी खबर आ रही है। गाजा में मरने वालों का आंकड़ा बढ़ गया है। हमले में अब तक 8,796 लोगों की मौत हो चुकी है। इजराइल के हमले में गाजा में मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। मरने वालों की संख्या बढ़कर 8,796 हो गई है गाजा में। और जब हम बात गाजा की कर रहे हैं तो अक्सर आपके जहन में आता होगा कि गाजा में लोगों के घरों में इतनी सुरंगें हैं, तो फिर वो वहां पर वो लोग वहां उन सुरंगों में क्यों नहीं चले जाते? हूती मिसाइल का विनाशक यहां पर आपको दिखाते हैं। हूती जिस तरह से लगातार यमन से मिसाइल अटैक करने की कोशिश कर रहा है इजराइल पर, यह है इजराइल का वो एयर डिफेंस सिस्टम जो उसकी मिसाइलों को लगातार कभी अमेरिका तो कभी इजराइल उसकी मिसाइलों को हवा में ही बर्बाद कर दे रहे हैं। यह इजराइल का डिफेंस सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम, जो आसमान से आने वाले किसी भी खतरे को, चाहे वो मिसाइल हो, ड्रोन हो, एयरक्राफ्ट हो, उसको पल भर में खाक कर सकता है। ये उसका एक डेमो यहां पर आप देखिए, एक वीडियो उसका जारी किया गया है।
और देखिए, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ एक बड़ा पैनल है। मेरे साथ इस वक्त लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी हैं, एज डिफेंस एक्सपर्ट। सर, बहुत स्वागत है आपका। मेरे साथ ग्रुप कैप्टन विनोद ऑगस्टीन है। और विनोद ऑगस्टीन साहब, आज आपको फिर कुछ ऐसा सरप्राइजिंग दिखाने वाले हैं एलिमेंट जो आपने इससे पहले कभी नहीं देखा होगा। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। और मेरे साथ प्रोफेसर अमिताभ सिंह हैं, जो इन मामलों को बहुत अच्छे से समझते हैं। लेकिन जनरल कुलकर्णी, आई विल स्टार्ट फ्रॉम यू सर। मैं आपसे शुरू करूंगा। ये जो गाजा में हम सुरंगें दिखा रहे हैं, हिजबुल्लाह की सुरंगें दिखा रहे हैं, इन सुरंगों का क्या वक्त आ चुका है? जिस तरह से इजराइल की सेना वहां घुसी है, अब फाइनल जो लड़ाई है इन सुरंगों में लड़ी जानी है। आपने बहुत बढ़िया सवाल पूछा और मैं इस मॉडल के ज़रिए भी आपको बताने की कोशिश करूंगा। ये जो बढ़िया मॉडल आपने बनाया है, ये उस इलाके को दर्शा रहा है जो गाज़ा पट्टी है। और ये जो हरी आप देख रहे हैं, ये गाज़ा पट्टी जो तकरीबन आप लगा सकते हैं कि 40 किलोमीटर लंबी है और 10 से 12 किलोमीटर चौड़ी है और 365 स्क्वायर किलोमीटर का इसका इलाका है। और इसके नीचे 500 किलोमीटर के आप सुरंगों का जाल बिछा रखा है। और ये जो 500 किलोमीटर का जाल बिछा रखा है, ये यही कारण है कि जब हमास ने हमला किया 7 अक्टूबर को, तो हमास को ये लगा कि इजराइल जो है तुरंत हमला करेगा और वो इनको जो जाल बिछा रखा है इन्होंने सुरंगों का, उस पर वो फंस जाएगा। और उस फंसने के बाद इजराइल जो है हार माननी पड़ेगी इजराइल को। लेकिन शायद उसको इस बात का एहसास नहीं हुआ कि इजराइल ने जो है थोड़ा बहुत जो मैं कहूँगा जो तमाचा लगा, उस तमाचे के बाद जो 2-3 दिन इजराइल ने लिए अपने आप को संवारने के लिए, तो उसके बाद जो वक्त लगाया है। और अब आप देखते हैं कि पूरे की पूरी जो सुरंगें जो बिछा रखी हैं, उस सुरंग की जो लड़ाई है वो वाकई बहुत बहुत खतरनाक है। और इसीलिए जो मलबा बन रहा है, दबा करके जो फायरिंग हो रही है गाजा पट्टी के ऊपर, उसका मकसद ये है कि सुरंगों का जो एंट्री है, एग्जिट पॉइंट है, उसको बंद किया जाए, गैस का इस्तेमाल किया जाए। किस तरीके से लोग, और जो आप कह रहे थे बहुत बढ़िया आपने कहा कि क्यों नहीं गाजा पट्टी के लोग इन सुरंगों के अंदर चले जाते। ये जो सुरंगें हैं, उनका जो लॉजिस्टिक सस्टेनेंस है वो उनके 50 से 1000 लोगों के लिए है, चाहे वो 2 महीने के लिए बनाया हो या 3 महीने के लिए बना। अगर लंबी लड़ाई खिंचती है तो फिर आप देखेंगे कि उधर भी पानी की कमी हो जाएगी, खाने की कमी हो जाएगी, बिजली की कमी हो जाएगी, जनरेटर में तेल नहीं होगा, तब वो सरेंडर करेंगे। लेकिन सर, मार तो रहा है हमास और मर रहा है आम फिलिस्तीनी। ये देखिए, सबसे ज्यादा कैजुअलिटीज तो उन लोगों की हो रही हैं। अब वो हमास के लड़ाके हैं या नहीं ये तो नहीं मालूम, लेकिन ऐसा जैसा कि हमास कहता है ये आम लोग हैं जिनको इजराइल मार रहा है। ये गाजा पट्टी का एक हमने यहाँ पर डिटेल्ड मैप अपने दर्शकों के सामने रखा है और एक एक चीज हम बता रहे हैं कि यहाँ से शुरू करें, जो कि ये नॉर्थ गाजा है, और यहाँ से लेकर साउथ गाजा तक ये बीच का जो ये हाईवे हम आपको दिखा रहे हैं, जो मेन पॉइंट्स हैं, जो कैंप्स हैं, जो गाजा में प्लांट्स हैं, जो यहाँ पर ये जबालिया कैंप बहुत सुना होगा आपने, ये सब जो है ये कैसे यहाँ पर अब आईडीएफ के निशाने पर है और बहुत आसानी से वो इसको हम कैसे पिन पॉइंट टारगेटेड अटैक कर रहे हैं, ये सब हम अभी बताएंगे। ग्रुप कैप्टन विनोद ऑगस्टीन, एक चीज मुझे बताइए, क्योंकि अब हम कह रहे हैं कि हूती भी आ रहा है, हम कह रहे हैं यहां पर अब दूसरे तो तुर्की और ईरान तमाम मुस्लिम देशों से अपील कर रहे हैं कि आप लोग आओ। कैप्टन ऑगस्टीन, मुझे बताया जा रहा है ग्रुप कैप्टन विनोद ऑगस्टीन डिस्कनेक्ट हो गया, मैं उनके पास जाऊंगा। लेकिन अमिताभ जी, मुस्लिम देश कैसे मानेंगे क्या ये आपको लगता है? इस्लामिक वर्ल्ड में फिलिस्तीन के प्रति सहानुभूति है। हाँ। और ये अक्रॉस जो डिवाइड है इस्लामिक वर्ल्ड में, उसके अलावा है। जिस तरह आपने देखा, अभी आपने बताया ईरान और तुर्की, यानी ईरान के विदेश मंत्री इस समय तुर्की गए हैं, तो वो इसलिए भी गए हैं कि हमास को कैसे एनफोर्स किया जाए या फिलिस्तीन के डिमांड को कैसे आगे बढ़ाया जाए। हालांकि ईरान और तुर्की में बिल्कुल नहीं पड़ती, उनका आपस में बहुत डिवाइड है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां है कि एक मतैक्य है पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में कि फिलिस्तीन की समस्या को आगे बढ़ाया जाए और उसको एक वजन दिया जाए। उसमें वो हमास को ही नहीं बल्कि इजराइल के खिलाफ भी हैं और पब्लिक ओपिनियन भी उनके साथ है, ऐसा नहीं है। लेकिन वो कितना सहयोग करेंगे कि इस समय सिर्फ ईरान उनके साथ खड़ा है, तुर्की या कतर या सऊदी अरेबिया डिप्लोमेटिकली सपोर्ट कर रहे हैं। जो आपने तीनों एच बताए, हमास, हूती और हिजबुल्ला, ये तीनों ईरान समर्थित हैं और तीनों ईरान के समर्थन में यहाँ पर जो भी अटैक हो वो करते हैं। ये यमन नहीं है,
तो आप समझ सकते हैं पूरा इस्लामिक वर्ल्ड इस समय साथ है, लेकिन जब बात होगी कि एक्चुअली इंटरवीन करना है तो कोई सामने नहीं आएगा। अब तक जितने भी इस्लामिक कंट्रीज हैं उन्होंने सिर्फ इनको बरगलाया है, किसी ने इनको ये नहीं बताया कि देखो एक सॉल्यूशन जो है, एक शांतिपूर्ण हल ढूंढा जाए, उसका उन्होंने कभी एम्फसाइज नहीं किया। और इसको इजराइल की पॉलिटिक्स ने भी सपोर्ट किया है। अगर आप मुझे 1 मिनट का समय दें तो 2019 में नेतन्याहू ने अपने सेंटर राइट लिकुड पार्टी में एक स्पीच में कहा था कि those who want to thwart the possibility of a Palestinian state should support the strengthening of Hamas and the transfer of money to Hamas. दिस इज पार्ट ऑफ आवर स्ट्रैटेजी। और ये न्यूयॉर्क टाइम्स में है। आप बात कर रहे हैं सर, इजराइल भी सर आप जो कह रहे हैं उसका मतलब 2019 में या 2009 में, आप कंफर्म करिएगा इसको, 2009 में या 2019 में? 2019 में हमास ने ये हमास को सपोर्ट करने की बात नेतन्याहू ने कही थी, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल, हमास को सपोर्ट नहीं, इग्नोर करने के लिए कि उनको फंड्स आने दीजिए, उनको सपोर्ट मिलने दीजिए, ये हमारी पार्ट ऑफ स्ट्रैटेजी है। यानी उनकी इंटेलिजेंस फेलियर जो दिखा रहे हैं वो शायद इंटेलिजेंस फेलियर नहीं है, उनको पता था कि ये अटैक होने वाला है, इतने बड़े सुरंग बने हैं सर, और एक विस्फोट होने वाला है। आपने तो सीधे सीधे पूरे इजराइल की सरकार पर सवाल उठा दिए सर। वहां पर 1400 लोगों की मौत हो गई है। एर्दोआन जो कह रहे हैं वो तो बात की बात होगी, या नेतन्याहू का फिर यहां पर इंसाफ करना लोग शुरू कर देंगे। मैं आऊंगा इस पर, जनरल कुलकर्णी इस पर बात करेंगे, लेकिन मैं जरा कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। इजराइल पर हूती का मिसाइल अटैक देखिए, ये तस्वीरें आपके सामने। हूती ने कैसे इजराइल पर मिसाइल अटैक करने की कोशिश की है, ये मिसाइल हमले की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये मिसाइलें यहां से निकल रही हैं। अब हूती के पास क्या वो 2200-2300 किलोमीटर तक जाने वाली मिसाइलें हैं? क्योंकि ये हूती को अगर यमन से मारना है तो इजराइल तक करीब इतनी दूरी है सर। और इसी बीच आप देखें, आपको मैं दिखाता हूं कि कैसे ड्रोन्स का अटैक भी लगातार करने की धमकी दे रहा है हूती। हूती ये कह रहा है कि हमारे पास अपनी पूरी ड्रोन ब्रिगेड है, और वो ड्रोन ब्रिगेड का उन्होंने एक एनिमेशन वीडियो भी जारी किया। वो वीडियो भी जारी जो किया, वो वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन अब तक गाजा पर 11,000 हमले हो चुके हैं, 11,000 हमले हो चुके हैं अब तक। और अगर आप 25 दिन, क्योंकि आज 26वां दिन है, 25 दिन का एवरेज निकालें तो ये करीब 440 हमले रोज का हिसाब बैठता है सर। बिल्कुल, एक 41/10 की पट्टी पर 440 हमले रोज। और उसके बावजूद भी 11,000 हमलों के बावजूद भी हमास जो है वो टिका हुआ है। नहीं, लेकिन हमास टिका हुआ है। एक तरफ हूती, हमास और हिजबुल्लाह है, दूसरी तरफ ये आईडीएफ है, और ये ईरान और तुर्की जिस तरह से उनके साथ खड़े दिख रहे हैं, लग रहा है कि ये एस्केलेट हो रहा है। एस्केलेट होना नहीं चाहिए, और मकसद यही होगा इजराइल का और यूएस का कि ये गाजा पट्टी तक ही सीमित रहे। अगर ये एस्केलेट हो गया तो पूरा वेस्ट एशिया में और पूरे विश्व भर में क्राइसिस के ही मुझे लगता है नजर आते हैं, और उसका असर भारत पर भी बहुत जबरदस्त होगा, क्योंकि तेल के जो कीमतें हैं इतनी ऊंचाई पे पहुंचेंगी कि हम ये जो आपने जो बात कही सर इतनी समझ में आती तो शायद लोग वॉर ही नहीं करते। लेकिन देखिए इसी बीच गाजा पर इजरायली बम, देखिए गाजा पर इजराइल के बम आपको दिखा रहा हूं मैं, ये कैसे गाजा पर दिन हो या रात हो या शाम हो, कैसे इजराइल लगातार बमबारी कर रहा है। ये उसकी तस्वीरें हैं। आसमान से बरसती ये मौत, ये गाजा के लोगों को बिल्कुल सोने नहीं देती होगी, क्योंकि जिस तरह से यहां पर बमबारी हो रही है, हजारों लोगों की मौत हुई है, और हजारों लोगों की जिस तरह से वहां मौत हुई है, सब इस वक्त कहीं ना कहीं उस खौफ के साए में जरूर होंगे। लेकिन इस बीच हमास है जो कह रहा है कि हम लोहा लेंगे और हम नहीं छोड़ेंगे। तो देखिए गाजा के दोनों हिस्सों में इजरायली सेना ने हमले जारी कर रखे हैं। आईडीएफ का फोकस उत्तरी गाजा पर ज्यादा है, लेकिन दक्षिणी गाजा के कुछ हिस्सों में एयर स्ट्राइक लगातार जारी है। आपको पहले उत्तरी गाजा के उन इलाकों को मैं दिखाता हूं। यहां पर अल्ट्रा मॉडर्न ग्राफिक्स के जरिए ये 3D ग्राफिक्स आपके सामने, जैसे आपसे देख सकते हैं, उत्तरी गाजा के बीत हनून, बीत लाहिया, जबालिया, अल जादिदा, रिमाल, गाजा सिटी, जुहूर, अद-दीक और अल मुगरका में। सर ये देखिए यहां ग्राफिक्स के जरिए आ रहा है, ये सारे इलाके हम बता रहे हैं 3D ग्राफिक्स। सर आप वो उसको ये जो आ रहे हैं, ये जो इलाके हैं, यहां 25 अक्टूबर के बाद भारी तबाही मची है। और ये जो है, ये कोई इस पे आपको स्ट्रैटेजी दिखती है, कोई स्ट्रैटेजी दिखती है यहां पर जिसमें आपको लगता हो कि इधर ही इतने अटैक क्यों हो रहे हैं? देखिएगा, ये जो नॉर्दर्न गाजा है जिसमें 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, जैसे कहा आपने उत्तरी गाजा और गाजा मेन सिटी, ये जो इलाका है तकरीबन आप लगा लीजिए 20 किलोमीटर और 10 किलोमीटर, यानी कि 200 स्क्वायर किलोमीटर का ये इलाका है, जिसमें
तकरीबन 12 लाख लोग रहते हैं और यही एक इलाका है जो काफ़ी डेवलप्ड है। और जो दक्षिण भाग है जिसमें तकरीबन 11 किलोमीटर जो है वो इजिप्ट के साथ लगता है, जिसको राफा बॉर्डर बोलते हैं। इजिप्ट ने भी उसको रोक के रखा हुआ है। इजिप्ट किसी भी वहाँ से जो हमास के और फिलिस्तीनी है उनको आने नहीं दे रहा है। तो ये जो इलाके हैं इनको हमास ने ह्यूमन शील्ड बना रखा है, जिससे कि जितने भी पैलेस्टीनियंस हैं वो ह्यूमन शील्ड। अब देखिए सर, दक्षिण का भी आ गया। अब यहाँ पर उत्तर की बात कर रहे थे, अब दक्षिणी गाजा में बर्बादी का मंजर आप देखिए। यहाँ पर नुसैरत, बुरैज, मगाजी, अल मुसद्दर, दीर अल बला, अल करारा, बानी सुहेला, अबासान, अल कबीरा, खुजा खान, यूनिस, अल फुखारी, कमैल, अल खिलाब, शौकत अस-सूफी और ताल अस-सुल्तान, ये तमाम इलाके जो लाल रंग वाले जितने हिस्से यहाँ पर ब्लिंक करते हुए आपको दिख रहे हैं, यहाँ 25 अक्टूबर के बाद भारी तबाही मची है सर। तो अभी तक हम लोग कह रहे थे कि नॉर्थ गाजा से इजराइल ने कहा कि पलायन करना है, इसलिए साउथ गाजा की तरफ जाओ, लेकिन अब तो हमले साउथ गाजा पर भी हो रहे हैं। अब शुरू होगा साउथ गाजा पे, क्योंकि इजराइल ने कहा था ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के लिए, उन्होंने कहा था कि सारे के सारे नॉर्दर्न गाजा से सदर्न गाजा में जाइएगा। वो लोग गए नहीं, पलायन उन्होंने किया नहीं, क्योंकि इजिप्ट किसी को नहीं आने दे रहा है। तो क्योंकि पूरी गाजा पट्टी के साथ 2 ही देश हैं, एक इजराइल और दूसरा है इजिप्ट और तीसरा है ये अपना मेडिटेरियन सी। तो क्या कर सकता है? तो क्योंकि लोग पलायन नहीं कर पा रहे और वहां पे लोगों के ऊपर अब मुझे लगता है इजराइल भी अब हमला करना। सर ये तो लग रहा है कि अब बहुत ज्यादा बुरा वक्त आने वाला है गाजा के लोगों के लिए, क्योंकि चाहे साउथ हो या नॉर्थ, हर तरफ हमले शुरू हो रहे हैं। मैं आपके पास आऊं उससे पहले मैं यहाँ पर कुछ और बड़ी खबरें दिखाना चाहता हूं। देखिए, हमास को खत्म करने के लिए इजराइल को 3 मोर्चों पर चुनौती मिल रही है, और गाजा में हमास और लेबनान में हिजबुल्लाह के अलावा अब यमन के हुती विद्रोहियों ने भी इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। यमन से हुती विद्रोहियों ने तीसरी बार इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल मारी है। हालांकि इजराइल के एरो 3 एयर डिफेंस सिस्टम ने इस हमले को नाकाम कर दिया। हुती विद्रोहियों के निशाने पर इजराइल के परमाणु बेस थे, लेकिन हुती विद्रोहियों की तीसरी बार इस तरह की हिमाकत उनकी फेल हुई, और यह इशारा कर रही है कि गलती से भी अगर इजराइल के किसी एटमी बेस पर कोई मिसाइल गिरती है तो इजराइल की धरती से मिडिल ईस्ट में न्यूक्लियर तबाही बढ़ जाएगी। ये 2000 किलोमीटर 2200 किलोमीटर तक की मिसाइल हुती के पास होना, यह भी एक सवाल है अपने आप में। चर्चा जब इजराइल के एटमी बेस की हो रही है तो यह भी बता देते हैं कि इजराइल में कहां-कहां परमाणु केंद्र हैं जो हुती और हमास के टारगेट पर हैं। डिमोना में नेगेव परमाणु अनुसंधान केंद्र है जहां प्लूटोनियम उत्पादन किया जाता है। एलेबन में इजराइल का दूसरा सबसे बड़ा वेपन स्टोरेज सेंटर है, यहां परमाणु वॉरहेड और सुरंगें हैं। इसके अलावा फार जेखरिया, नाहल सोरेक, योदेफट, तिरोश और रफाइल में भी इजराइल के परमाणु सेंटर हैं जो हमास और हुती के टारगेट पर हैं। हमास ने भी दावा किया था कि उसने रॉकेट से परमाणु बेस को निशाना बनाया था, और अब हुती ने भी बैलिस्टिक मिसाइल मारकर चिंता बढ़ा दी है। इजराइल इस वक्त 3 मोर्चों पर जंग लड़ रहा है। गाजा में उसकी सीधी लड़ाई हमास से है, तो लेबनान से हिजबुल्लाह और यमन से हुती विद्रोही भी उसे लगातार निशाना बना रहे हैं। ऐसे में अब अमेरिका ने भी इजराइल को सैन्य साजो सामान की आपूर्ति अचानक बढ़ा दी है। सिर्फ 24 घंटे में ही अमेरिका से मध्य पूर्व तक C-17A ग्लोब मास्टर 3 की 53 उड़ान और C-5M मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की 7 उड़ानें देखी गई हैं। अमेरिका ने मध्य पूर्व में आतंकवाद विरोधी यूनिट डेल्टा फोर्स के 300 जवानों को भी तैनात करने का ऐलान किया है। तो ये अमेरिका फुल सपोर्ट देता हुआ इजराइल को, और शायद इजराइल की सबसे बड़ी ताकत भी यही अमेरिका का सपोर्ट है जो वहां पर हर तरह से उसको मदद कर रहा है। मेरे साथ ग्रुप कैप्टन विनोद ऑगस्टीन है, मैं उनके पास जाऊं उससे पहले आपको एक तस्वीर दिखाता हूं। गाजा के भीतर इजराइल का जमीन पर युद्ध कैसे चल रहा है ये आप देखिए। गाजा के भीतर जमीन पर इजराइल के युद्ध की तस्वीर अब आपके सामने आ रही है। जमीन पर इजराइल की सेना अब वहां अपना ऑपरेशन चला रही है। लगातार वो वहां पर टैंकों के जरिए, बुलडोजर के जरिए पैदल सैनिक गाजा के अंदर घुस चुके हैं, और नेतन्याहू तो खुद कह चुके हैं कि ये 3rd स्टेज है। इसका मतलब 3rd स्टेज के बाद अब यहां पर जमीन के पर और ये ऑपरेशन बढ़ जाएंगे, और इजराइल की सेना जो अभी तक एयर स्ट्राइक कर रही थी, जो अभी तक रॉकेट मार रही थी या टैंकों से गोले मार रही थी, वो अब यहां पर जमीनी सैनिक आमने सामने की लड़ाई अब हमास से और ज्यादा करेंगे। ऑलरेडी हुई है। इसी बीच इजरायली हाईवे पर हमास का अटैक आपको दिखाते हैं। ये देखिए हमास ने कैसे, और ये तस्वीर अपने आप में बहुत विध्वंसक है। ये तस्वीर हमास की ताकत बयां करती है और इस लड़ाई की इंटेंसिटी आपको बताती है। ये तस्वीर बताती है कि हमास ने कैसे वहां पर पिन पॉइंट अटैक किए हैं। ये मिसाइल हाईवे के दाएं बाएं भी गिर सकती थी, लेकिन बिल्कुल एक हाईवे पर इस तरह की मिसाइल गिरना और एक कार का उसकी चपेट में आना, ये देखिए
आप सोचिए क्या हमास की ताकत है। टॉर्पीडो उनके पास है, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स उनके पास हैं, वहां पर इस तरह की मिसाइलें उनके पास हैं, रॉकेट, आयरन डोम को भेदने वाले रॉकेट उनके पास है। अभी हमने आपको दिखाया था कि कैसे एटमी बेस को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं हमास और हुती। तो आइए जल्दी से मैं आपको दिखा देता हूं कि कहां हमास और हुती के हमास और हुती के निशाने पर कौन कौन से परमाणु ठिकाने हैं। गाजा में जारी संग्राम के बीच पहली बार हमास ने एक और हथियार का इस्तेमाल करके पूरी दुनिया को चौंका दिया। हमास ने पहली बार अंडर वाटर ड्रोन या यूं कहे कि टॉर्पीडो का इस्तेमाल किया। हमास ने जिस टॉर्पीडो से इजराइल पर हमला बोला उसका नाम है अल असफ गाइडेड टॉर्पीडो। इसमें वॉरहेड ले जाने की क्षमता है। हमास का अल असफ टॉर्पीडो दूसरे देशों के मुकाबले छोटा जरूर है, लेकिन इजराइल में कम दूरी के हमले के लिए माहिर है। लेकिन जब इस तरह के हथियारों की इजराइल के पास कार्ड की बात होती है तो इजराइल ने पहली बार एरो 3 डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल कर बताया दुनिया को कि उनके पास किस तरह का हथियार है। इसकी खासियत यह है कि यह पहले लॉन्ग रेंज की मिसाइलों को डिटेक्ट करता है और फिर उसके वॉरहेड को ट्रैक करता है और फिर उस पर हमला बोलकर हवा में ही उसको तबाह कर देता है। तो ग्रुप कैप्टन विनोद ऑगस्टिन, आप तो इन्हीं सब चीजों के माहिर हैं। उस दिन आप हमें ड्रोन दिखा रहे थे। हुती ने आज एक ड्रोन ब्रिगेड का यहां पर वीडियो जारी करके बहुत बड़ी चुनौती दे दी कि हमारे ड्रोन तैयार हैं। 2,000 किलोमीटर लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें और हमास के पास इस तरह का टॉर्पीडो। चुनौती बहुत बड़ी है सर। बिल्कुल निस्संदेह गौरव, एंड इनफैक्ट मैं इसमें किताब भी लिख रहा हूँ। हम ड्रोन बनाते हैं, आप जानते ही हैं। ड्रोन फेस ऑफ द वॉर, जो आगे आने वाले जो फ्यूचर वॉरफेयर का पूरा काया पलट करके रखा हुआ है। लो कॉस्ट है, डिफिकल्ट टू इंटरसेप्ट है और स्ट्रेटेजिक टारगेटिंग करता है और सर्जिकल स्ट्राइक करता है। और इतना अभी मैं दर्शकों को ये बताना चाह रहा था, आप देखिए मेरे हाथ में ये ड्रोन है, देखिए इसका साइज, और ये कम से कम नहीं तो 2 ग्रेनेड ले जा सकता है। इसका अपना सेल्फ वेट मात्र 230 या 220 ग्राम है और ये इस तरह से देखिए खुल के अपना एक कारगर ड्रोन बन जाता है। आप देख रहे हैं मेरे हाथ में जो 220 ग्राम का ड्रोन कम से कम नहीं तो 2 या 3 ग्रेनेड ले जाने का काबिल है। और इसी ड्रोन का एक्शन हमने रशियन यूक्रेन वॉर में देखा था। ये आते हैं स्वार्म में और ये बना हुआ है, देखिएगा ये बना हुआ है प्लास्टिक का, बहुत ही पतला सा प्लास्टिक। इसमें कोई मेटल पार्ट नहीं है, सिवाय इस मोटर के कोई मेटल पार्ट नहीं है। ये किसी भी रेडार में या किसी भी चीज में पकड़ में नहीं आएगा। तो सोचिएगा ये इससे भी छोटा फाइटर जहाज लॉन्च कर सकता है। F-14 टॉमकैट या F-15 स्ट्राइक ईगल ने या F-18 ने ऐसे हजारों ड्रोन लॉन्च किए हैं और ये बिल्कुल एक लोकस्ट की तरह, एक बहर की तरह आपके ऊपर आके अटैक करेंगे। ये क्षमता हमास के पास है। और हमास के पास अंडर वाटर ड्रोन की जो आपने जिक्र की, मैं 10 दिन पहले इसके बारे में बात कर रहा था। अंडर वाटर ड्रोन ही नहीं, उनके पास ये भी इंफॉर्मेशन है कि मिडजेट सबमरीन भी हैं। जो हमास के जो नेवल टेररिस्ट हैं, जो अंडर वाटर टेररिस्ट हैं, वो मार्कोस के साथ या फिर कमांडोज के साथ या फिर मरीन्स, यूएस मरीन के साथ आप कंपेयर कर सकते हैं। इस तरह की ट्रेनिंग उनको ईरान ने प्रोवाइड किया हुआ है। लेकिन गौरव, एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपने शुरू में उठाया था, वो था सारे जो मुस्लिम वर्ल्ड और इस्लाम के जो लोग हैं, अगर ये इकट्ठा आ गए तो क्या होगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल क्यों है, क्योंकि अभी शिया और सुन्नी करबला के बाद, AD 680 के बाद एक दूसरे के खिलाफ हैं। तो हम जानते ही हैं शिया सुन्नी कहीं मिल जाते हैं तो एक दूसरे को मारने पे तुल आते हैं। लेकिन उनके बीच में भी अभी एकता नजर आना शुरू हो गया है। और ये जो लफ्ज हम सुनते हैं, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, तो ये जो अगर हुआ तो ये सब लोग अपना पैसा जोकेंगे, टेक्नोलॉजी जोकेंगे। ये इजराइल के लिए, इजराइल न्यूक्लियर फैसिलिटी के लिए, वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए और सारी दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा है। अच्छा, आपने जो बात कही ना कि इजराइल की न्यूक्लियर फैसिलिटीज के लिए ये बहुत बड़ा खतरा है, तो जरा हम अपने दर्शकों को दिखा देते हैं कि वो न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं कहां-कहां। इजराइल में किस किस जगह पर न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं जिनको हमास, हुती इस तरह निशाना बना सकते हैं। इजराइल में कहां-कहां परमाणु केंद्र हैं आपके सामने जो हुती और हमास के टारगेट पर हैं। डिमोना में नेगेव परमाणु अनुसंधान केंद्र है जहां प्लूटोनियम का उत्पादन किया जाता है।
एलेबन में इसराइल का दूसरा सबसे बड़ा वेपन स्टोरेज सेंटर है, जहां परमाणु वॉरहेड और सुरंगें हैं। इसके अलावा फार जेखरिया, नहल सोरेक, योदेफट, तिरोश और रफाइल में भी इसराइल के परमाणु सेंटर हैं। ये इसराइल के नक्शे पर आप देख सकते हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक ये न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं जो हमास और हुती के टारगेट पर हैं। हमास ने भी दावा किया था कि उसने रॉकेट से परमाणु बेस को निशाना बनाया था और अब हुती ने भी बैलिस्टिक मिसाइल मारकर चिंता और बढ़ा दी है। और जिस तरह से हम लगातार देख रहे थे कि रूस और यूक्रेन वॉर में वो परमाणु दुर्घटना होने का, वो चेरनोबिल वाली 1986 की दुर्घटना के बाद ज़पोरिजिया में कुछ परमाणु दुर्घटना ना हो जाए, इसके खतरे लगातार वहां पर मंडरा रहे, उसका खतरा मंडरा रहा था। कुछ ऐसा ही अब इसराइल में मंडरा रहा है। और इसराइल में इसीलिए हम बोल रहे हैं कि क्या परमाणु घमासान मच जाएगा। नॉर्थ गाजा में जबालिया रेफ्यूजी कैंप पर हुए हमले को लेकर दुनिया भर में सवाल उठ रहे हैं। क्या हुआ जबालिया कैंप में? देखिए, जबालिया रेफ्यूजी कैंप, यहां पर इसराइल की बमबारी हुई जिसमें 50 लोग मारे गए। लेकिन जब इस एक्शन पर सवाल उठे तो इसराइल ने दावा किया कि जबालिया रेफ्यूजी कैंप में फिलिस्तीनी शरणार्थियों ने पनाह ले रखी है। लेकिन इन्हीं शरणार्थियों के बीच कुछ लड़ाकों के साथ हमास कमांडर इब्राहिम बियारी छिपा था। इजरायली फोर्स ने पहले उसे सरेंडर का कई बार मौका दिया। इब्राहिम बियारी 7 अक्टूबर को हुए हमले में शामिल था, लेकिन सरेंडर नहीं करने पर इजरायली फोर्स ने उसकी लोकेशन पर टारगेटेड अटैक किया। इब्राहिम बियारी तो मारा गया, लेकिन उसमें और भी लोग मारे गए। इस अटैक के बाद जो हालात हैं उसके हिसाब से कैजुअलिटी बढ़ेगी तो हालात और विध्वंसक होंगे। एर्दोआन जैसे मुस्लिम नेताओं की अपील बढ़ेगी। हालांकि सऊदी अरब ने कहा है कि युद्ध रुके तो इसराइल से रिश्ते सामान्य करेंगे। तो मुस्लिम देशों में अभी एक राय नहीं है। आइए, इससे पहले कि हम अपने मेहमानों से इस पर बात करें, आपको कुछ तस्वीरें दिखा देते हैं। जबालिया कैंप में 3 मिनट में 50 लोगों की मौत हो गई, जिसको लेकर पूरी दुनिया में अब इसराइल के खिलाफ गुस्सा दिख रहा है। ये उसी जबालिया कैंप की तस्वीरें हैं जहां आप देखिए बमबारी के बाद लोग कैसे वहां पर उसी मलबे में, उसी आग के बीच लोगों को ढूंढते हुए। तो ये जबालिया कैंप हमने आपको कल मैप पर दिखाया था, ऊपर नॉर्थ गाजा की तरफ है और वहां पर यह हमला हुआ है। गाजा में इसराइल के जमीनी हमले के बाद इजरायली सेना ने पहली बार अपने 11 सैनिकों की मौत की बात मानी है। आईडीएफ ने मंगलवार को अपने 2 जवान सार्जेंट रॉय वुल्फ और सार्जेंट लेवी लिफशिट्ज की मौत की बात मानी थी और आज 9 अन्य सैनिकों की मौत पर उन्होंने मुहर लगाई है। ये सैनिक हैं कॉर्पोरल आसिफ लॉगर, यहां पर लेफ्टिनेंट एरियल रीच, इसके अलावा सार्जेंट हिलेल सोलोमन, इसके अलावा आप देख सकते हैं सार्जेंट आदि दानन, सार्जेंट आदि लियोन, सार्जेंट इरेज मिशलोव्स्की, कॉर्पोरल लियोर सिबिनोविड्स, ये तमाम जो सैनिक, कॉर्पोरल इदो ओवादिया और सार्जेंट द्रोई दावी, ये सैनिक 11 सैनिक इसराइल ने खोए हैं। हालांकि वॉर है और जाहिर सी बात है, वॉर में कहा था इसराइल ने कि हम अपने किसी बड़े से बड़े नुकसान के लिए तैयार हैं, लेकिन हमास को छोड़ेंगे नहीं। लेकिन फिर से अपने कोर मुद्दे पर आए प्रोफेसर मेहताब सिंह, सऊदी अरब जब ये कह दे कि हम ये वॉर खत्म हो तो इसराइल से सामान्य रिश्ते कर लेंगे, तब तो ये बताता है कि मुस्लिम वर्ल्ड में एक राय नहीं है इसराइल के खिलाफ, अदरवाइज अभी तक वो एक हो जाते। देखिए, मुस्लिम वर्ल्ड कभी भी इजराइल के क्वेश्चन पे या फिलिस्तीन के क्वेश्चन पे एक नहीं रहे हैं। उनके एलिट्स में और उनकी जनता में हमेशा एक विभेद रहा है और सऊदी अरेबिया इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। आपको इस बात से अंदाजा रहेगा कि सऊदी अरेबिया अभी तक हमास के फेवर में खुलकर कभी नहीं बोला है और इस वॉर में भी सऊदी अरेबिया ये सुनिश्चित करने में लगा हुआ है कि किसी तरह ये युद्ध थमे तो वो फिर से अपने यूएसए का जो नजदीक आने का एक एजेंडा था उसका वो आगे बढ़ा सके। और सिर्फ सऊदी अरब ही नहीं, जितने भी आसपास के देश हैं, जॉर्डन ले लें, इजिप्ट ले लें, देखिए इनका एजेंडा क्या था इजरायलियों का कि किसी भी तरह गजा पट्टी को खाली करा के इनको इजिप्ट में धकेल दिया जाए। तो ये पूरी तरह से गजा पट्टी खाली हो जाएगी, वंस एंड फॉर ऑल ये सेटल हो जाएगा। लेकिन इजिप्ट इसके लिए कभी तैयार नहीं हुआ। यही हाल कुछ वो जॉर्डन के लिए चाहते थे। लेकिन सऊदी अरेबिया का सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन है कि हमास मुस्लिम ब्रदरहुड का पार्ट है, जो मुस्लिम ब्रदरहुड एक तरह से इस्लामिक डेमोक्रेसी पूरे वेस्ट एशिया में चाहता है और वो इजिप्ट उसका अड्डा है। और इसी तरह जितने भी लेकिन आपने एक बड़ी बात कही कि जनता और उनके जो नेता उनमें एक राय नहीं है।
लेकिन कुछ ऐसे देश हैं जहां पर सरकारें चाहे एंटी इजराइल ना हो, लेकिन एंटी सेमेटिज्म घटनाएं वहां पर बहुत बढ़ गई हैं। और मैं चाहता हूं कि मैं अब अपने व्यूअर्स को यह दिखाऊं। उसके लिए मुझे अपर स्टूडियो जाना पड़ेगा, जहां से हम वो ग्राफिक्स आपको दिखाएंगे। क्योंकि देखिए, अब पैलेस्टीन के समर्थन में आपने बहुत रैलियां देखी, आपने न्यूयॉर्क में देखी, आपने लंदन में देखी, आपने पेरिस में देखी, लेकिन अब यहूदी धर्म मानने वालों के खिलाफ वहां हिंसक घटनाएं बढ़ रही हैं। उनके खिलाफ समाज में उनको वहां पर जलील करने की घटनाएं बढ़ रही हैं, उनके खिलाफ हेट क्राइम दिख रहे हैं। आप देखिए, गाजा में इजराइल और हमास की जंग के बीच दुनिया भर में यहूदी विरोधी घटनाएं अचानक बढ़ गई। अमेरिका के लॉस एंजेलिस, ब्रिटेन के लंदन, चीन में सोशल मीडिया पर, इसके अलावा जर्मनी और दक्षिण अफ्रीका में भी यहूदियों को नफरत का सामना करना पड़ रहा है। फ्रांस की राजधानी पेरिस में तो रातों रात यहूदियों के घरों पर डेविड स्टेंसिल सितारे का निशान बना दिया गया, जो यहूदी आस्था, धर्म, परंपरा और राज्य का प्रतीक है। यानी वो मार्किंग कर रहे हैं, यानी वो बता रहे हैं कि ये घर जिसमें यहूदी रहता है कोई, यानी वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये यहूदी है। अब वो मार्किंग किस लिए कर रहे हैं, आप इन घटनाओं से अंदाजा लगा सकते हैं, जो लंदन में हो रही है, जो न्यूयॉर्क में हो रही है, जो लॉस एंजलिस में हो रही है। ये मार्किंग बहुत अपने आप में बहुत कुछ कहती है। लेकिन जिस हेट क्राइम की मैं बात कर रहा हूं, गाजा में इजराइल और हमास की जंग के बीच लंदन में यहूदियों और मुसलमानों के खिलाफ हेट क्राइम अचानक काफी बढ़ गया है। आप देखिए, यहूदियों के खिलाफ 1 से 18 अक्टूबर इस घटना में 1353% का इजाफा हुआ है। कैसे, आपको बताता हूं। 2022 में 15 घटनाएं सामने आई थी, जो बढ़कर बहुत ज्यादा हो गई। अब यही हम ग्राफिक्स आपको दिखाएं, ये 15 घटनाएं 2023 में बढ़कर 218 हो जाती हैं यहूदियों के खिलाफ केवल लंदन में 1 से 18 अक्टूबर के बीच, यानी करीब 1350% का इजाफा। हालांकि मुसलमानों को भी निशाना बनाया गया है, उनके खिलाफ भी घटनाएं हुई हैं। इसी दरमियान 1 से 18 अक्टूबर के दौरान अगर बात करें तो जहां 2022 में 42 घटनाएं रिपोर्ट हुई थी, वो अब बढ़कर 101 हो गई हैं। यानी ये 140% ज्यादा हैं, लेकिन कंपैरिजन कोई नहीं है। यहूदी धर्म मानने वालों के खिलाफ ज्यादा हो रहा है, ये दिख रहा है इन आंकड़ों में।